So, as per the announcement, we have come up with the modern history module for the upcoming preliminary exam, as well as we'll be covering some very important topics which is quite relevant for the mains also. But we'll avoid going into too much detail because that will create unnecessary issues because prelims is upcoming. The date has been postponed, but it's quite near. So that's why we'll look into some topics and we'll go in detail while we'll be taking up the mains classes for it. Okay, so now the thing with modern history is that there are two approaches through which you can start it. The first one is, which is written here, decline / disintegration of Mughals. और दूसरा aspect इसका ये है कि we can also start with the advent of Europeans. Now there are two schools of thought about it, कि one should start with advent of Europeans and another one is this one. But as per my understanding, I think we should start from it because this was the watershed event which basically prompted other events to happen. Even the Europeans, even if they came earlier also, still after the decline or disintegration of Mughals, in the absence of a healthy centralized administration, these particular European powers and other foreign powers were able to make a particular statement in India. Okay. Now, before getting into this particular topic, we must discuss some things like what was basically the extent of the Mughal Empire at its zenith. Okay. Now, Mughal Empire के बारे में तो आई गेस कंटेम्प्रेरी न्यूज में भी रहता ही है, करंट अफेयर्स में भी रहता ही है, काफी उसके बारे में बातें भी होती रहती हैं. तो ये तो काफी आप लोगों को पता होगा, अकबर, बाबर और इस तरह के शाहजहां, जहांगीर, इनके नाम तो काफी सुने होंगे. इनको ग्रेट मुगल्स भी बोलते हैं बिकॉज इनके टाइम पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अपने जेनिथ पे था. ऑफ कोर्स कोई क्राइटेरिया तो नहीं है चेक करने का, बट स्टिल it is said that at that time it was one of the best empires in the world itself. Resource rich area पे वो लोग they were ruling and काफी efficient भी था for their time and age. तो उन particular great मुगल्स के नाम तो सब जानते हैं, but उसके बाद जो later मुगल्स आए उनके बारे में उतना श्योर नहीं रहते ज्यादातर एस्पिरेंट्स भी और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नॉर्मल पब्लिक भी. तो उस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स पे हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ध्यान देंगे. ओके, नाउ मूविंग अहेड, सबसे इसमें देखने वाली चीज ये है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स बेसिकली कहां से, किस पर्टिकुलर इवेंट से हम उसको कहें कि वो एक वाटरशेड इवेंट है. तो हिस्ट्री इज नॉट लाइक अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन और समथिंग कि यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे खत्म हो जाती है. एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो उससे जाकर एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई एक इवेंट हम इमीडिएट इफेक्ट अगर हम बोले तो वो बेसिकली डेथ ऑफ औरंगजेब था, विच हैपेंड इन मार्च ऑफ 1707. नाउ जो स्पीड थी विद विच ये पूरा एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ और इस पर्टिकुलर एम्पायर के डिसेंट्रलाइज्ड होने के, नाउ यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन को आप लोग उस तरीके से मत लीजिएगा बिकॉज एक डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा माना जाता है, लेकिन जब कोई सॉवरेन मोनार्क होता है वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट अ फेवर्ड थिंग. ऑफ कोर्स मोनार्की इन इटसेल्फ इज नॉट अ फेवर्ड थिंग, बट इफ अ मोनार्की इज देयर देन डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर दैट. बिकॉज अगर मोनार्क ही वीक है, ओके, और सेंट्रलाइज नहीं है उसके पास पावर्स, तो फिर जो उसके प्यूपिल है, जो उसकी जनता है, ठीक है, वो हमेशा इश्यूज वो फेस करेगी और कोई सेट पॉलिसीज नहीं इंप्लीमेंट हो पाएंगी. तो ये जो डिसेंट्रलाइज नेचर है और जो कंटिन्यूटी का लैप्स है, ये बस इस चीज में दिख जाता है. एज यू कैन सी कि after the death of Aurangzeb in 1707, after that in 50 years of time 9 मुगल एम्परर्स जो है वो चेंज हुए थे.
तो 50 इयर्स के टाइम में 9 मुगल एम्परर्स हुए और 50 इयर्स का तो औरंगजेब का अपना ही रेन था। तो यू कैन सी कि ये कितना स्टार्क डिफरेंस है। ठीक है, 1740s तक आते आते तो ऑलमोस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो चुका था। बाद में नाम की कुछ रुडिमेंट्री चीजें रह गई थी जो धीरे धीरे करके आगे चल के 1803 में जब ब्रिटिश ने दिल्ली को कनकर कर लिया और तब तक वो खत्म हो गया था। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये लेवल है कि 9 एम्परर्स जो है वो चेंज हो जा रहे हैं 50 साल के अंदर अंदर आफ्टर 1707। ओके, तो एक तो ये हो गया उसका मार्क। दूसरा ये है कि जो मुगल गवर्नर्स थे औध जिसे अवध हम लोग बोलते हैं कोलोकियली, बंगाल और डेक्कन। ठीक है, बंगाल यहां पे जब मैं बोलूंगा तो उसको आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा मान के चलिए, बिकॉज इस तीनों को इंटीग्रेटेडली बंगाल ही कहा जाता था। और जो कि आप जानते हैं कि 1935 के एक्ट के बाद, पहले तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ वापस से इंटीग्रेशन हुआ तभी अलग हो गए थे बिहार और उड़ीसा, लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद तो वो भी अलग हो गए थे। ओके, लेकिन जब इस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है तो उस टाइम पे ये बात समझना जरूरी है कि बंगाल का मतलब ये 3 स्टेट्स हैं। ओके, एंड डेक्कन, बाय डेक्कन मेजरली आसफ जाही डायनेस्टी ऑफ हैदराबाद की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्होंने कि इन गवर्नर्स ने अपने अपनी प्रिंसिपैलिटीज एक काइंड ऑफ बना ली थी। कहने के लिए उनसे पूछा जाता था कि उनका एम्परर कौन है, तो they used to say the Mughal emperor, whoever was at that point of time, they used to say his name. Okay, like Muhammad Shah in their case. But for practical purposes उन्होंने सारे पावर्स कंसंट्रेट कर लिए थे और एक तरीके से वो इंडिपेंडेंटली ही अपने पर्टिकुलर रीजन्स को गवर्न कर रहे थे। ओके, और साथ ही साथ ये टाइम जो है ये बहुत ही अपॉर्चून टाइम था, बिकॉज एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की कमी हो चुकी थी इन 50 साल के बीच में और उसके बाद भी, कि जब हिंदू पावर्स जो थे वो वापस से अपना एक पैर जमाने की कोशिश करने लग गए थे। तो जैसे कि राजपूत्स हो गए, ठीक है, मराठा एम्पायर हो गया डाउन साउथ, ठीक है, उसके अलावा जाट्स हो गए, ठीक है, और दो नॉट एग्जैक्टली हिंदूज बट सिख्स भी, ठीक है, अंडर बंदा बहादुर और उसके बाद की जो भी आए उनके। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कि ये उस डिक्लाइन के पीरियड को ये कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चूंकि सेंट्रलाइज पावर वीक था, फ्रंटियर प्रोविंसेस भी सिक्योर्ड नहीं रह गए थे, इसलिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बहुत सारे अटैक्स हुए इस टाइम पर, जैसे कि नादिर शाह का अटैक हुआ, उसके अलावा अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने तो आई गेस 9 बार अटैक किया, 9 बार रेड किए अहमद शाह अब्दाली ने, जिसमें कि एक फिर पानीपत का भी था जो कि अगेंस्ट मराठास लड़े थे वो लोग। अब आप यही देखिए कि कहने को मुगल एम्पायर है दिल्ली में, लेकिन मराठास लड़ रहे हैं विद अ पर्सन हु इज अटैकिंग दिल्ली। तो ये दिखाता है कि किसके हाथ में पावर था और कौन मुंह बोला राजा था। तो ये एक देखने की चीज है। उसके अलावा और एक क्राइटेरिएशन है कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन्होंने भी इस मौके को भुनाया। उन्होंने इस मौके को इस तरीके से लिया कि व्हाई नॉट टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, और जब एक वीक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस टाइम पर ही वो एडवांसेस लें, आगे बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। और यही चीज आगे बढ़कर इस नौबत पे आ गई कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और ये सब हुआ और इवेंचुअली ब्रिटिश एम्पायर खड़ा हो गया, जो कि वी नो कि 1947 में भी, ठीक है, थ्रू देम आउट। तो लेट्स मूव अहेड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम पहले, अब इस टॉपिक का यूपीएससी में जो रेलेवेंस है उसको मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में बता देता हूं कि इन टॉपिक से मेंस में कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल बनते हैं। ओके, प्रीलिमिनरी एग्जाम में इस टॉपिक का रेलेवेंस इसलिए है कि अगर एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हो आजकल के ट्रेंड को देखते हुए, तो भी हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, उसके साथ एक बहुत बड़ा ये इशू है कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यू नीड टू हैव अ फ्लो, और वो फ्लो जो है वो आप सबको थ्रू
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ही आएगा। तो और वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमेशा आप लोग कॉज एंड इफेक्ट में पढ़ेंगे, तभी आपको याद रखने में आसानी होगी। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का, मतलब यहां से लेके इंडिया इंडिपेंडेंस तक 47 तक, ये आधारशिला जो है वो ये है, और इसके ऊपर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार होगी। तो ये इसलिए ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस में कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, ओके, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ 18th सेंचुरी। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं इन वन फॉर्म और द अनदर। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट डिसाइफर करेंगे उस क्वेश्चन को तो उसमें आंसर इसी टॉपिक के नॉलेज के बेसिस पे आप दे पाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक में सीक्वेंस किस तरीके से हो रहा है, अगर नाम नहीं भी याद रहते हैं एग्जैक्टली एम्परर्स के, या फिर जो भी बाकी टर्म्स है वो नहीं भी याद रहते हैं, तो भी कॉज एंड इफेक्ट, अब ये हुआ उसके बाद ये हुआ, ये अभी ये पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है तो इसका रिपरकशन ये हो रहा है, और आगे चल के वो एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट में चेंज हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि लेटर मुगल एम्परर्स थे कौन। ओके, नाम टर्म्स याद रखना ऑफ कोर्स थोड़ा सा, मतलब ऑफ कोर्स जो हिस्ट्री को लेकर रोमांटिसाइज करते हैं उनके लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको नाम नहीं भी याद होते हैं तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस ये जानना जरूरी है कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे एम्परर्स चेंज हो रहे थे। ओके, वो किन रीजन से चेंज हो रहे थे ये जानना जरूरी है। ओके, और उनको कौन लोग चेंज कर रहे थे, वो लोग क्यों चेंज कर रहे थे, क्या मोटिव था उनका, ये सब जानना जरूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, द आफ्टर द डिमाइस ऑफ औरंगजेब। सबसे एक इशू था, इशू क्या बोलेंगे, मुगल एम्पायर में ये एक था कि प्रोमिनेचर बोलते हैं कि जो सक्सेशन का जो सिस्टम था ना वो क्लियर नहीं था। जैसे कि जो बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, ये ऐसा अपकमिंग राजा बनेगा, या युवराज, ये सिस्टम एक्चुअली में मुगल एम्पायर में नहीं था। इवन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि शाहजहां ने दारा शिकोह को प्रिंस रेजेंट डिक्लेयर भी कर दिया, अगर किसी प्रिंस को डिक्लेयर भी कर देते हैं तो भी वॉर ऑफ सक्सेशन तो होता ही था। तो मुगल एम्पायर के लिए ये बात बड़ी फेमस थी कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है, मतलब जो किंगशिप है, थ्रोन है, वो रिश्तेदारी जो है वो उसको नहीं समझती है। तो काफी ब्लडशेड होता था फॉर एवरी सक्सेशन, आफ्टर एवरी एम्परर्स डेथ उसके जो बेटे थे वो आपस में लड़ते थे। दे यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम द नोबल्स और मनसबदार्स, जिसके जो रिसोर्सेज थे वो एक्सप्लॉइट करता था। जैसे कि मैंने दारा सिकोह का एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज ही इज क्वाइट फेमस। सो शाहजहां वांटेड दारा सिकोह टू बिकम द एम्परर, बट इवेंचुअली औरंगजेब बिकेम, ओके, एंड ही किल्ड दारा सिकोह। सो ये एक रीजन है जिस कारण से कि यहां पर भी जो एल्डेस्ट ब्रदर था, उन तीनों में तीन बेटे थे औरंगजेब के, तो उनमें जो एल्डेस्ट था मुअज्जम नाम था उसका, तो मुअज्जम जो है ही इमर्ज्ड विक्टोरियस, ओके, और उसी ने आफ्टर विनिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन बहादुर शाह 1 का टाइटल लिया। ओके, नाउ बहादुर शाह 2 तो आप जान ही रहे हैं कि लास्ट मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं जिनको, तो वो थे। तो बहादुर शाह 1 का टाइटल लिया। He was a proficient leader, there is no doubt about it, but he was quite old. He assumed the throne at the age of 63 years. So ज्यादा टाइम बचा नहीं था, और वॉर ऑफ सक्सेशन में भी काफी इंजरीज तो हो ही गई होंगी, तो या फिर इंजरी फिजिकल ना भी हो तो भी मेंटल फटीग तो रहा ही होगा। तो इन इश्यूज के कारण ज्यादा दिन रूल कर नहीं पाए बहादुर शाह 1 जो है। ओके, लेकिन तब भी कुछ इवेंट्स हैं जो उनके राज में, उनके रेन में वी कैन सी द फर्स्ट वन वाज पैसिफिस्ट पॉलिसी। नाउ व्हाट इज पैसिफिस्ट पॉलिसी? पैसिफिस्ट पॉलिसी बेसिकली मींस कि थोड़ी पीसफुल पॉलिसी। अब यहां पे ही मैं आपको कॉज एंड इफेक्ट वाली बात समझाऊंगा। ये चीजें आपको मिडिएवल में मिलेंगी और आपको इवन एंशिएंट में भी मिलेंगी कि जब भी कोई पर्टिकुलर एम्परर जो थोड़ा सा फेनेटिक होता था, थोड़ा ज्यादा वॉयलेंट होता था, या फिर ज्यादा ही वो टैक्सेस लगाता था, या फिर वो किसी की सुनता नहीं था,
या फिर वो बहुत ज्यादा ही कंसोलिडेट करता था पावर को विद इन हिमसेल्फ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आता था, जो भी उसके बाद नेक्स्ट राजा, सुल्तान या फिर एम्परर आता था, वो यूजुअली उसके अपोजिट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता था। सो बहादुर शाह वन, he had to do something which needed him to establish him, needed for establishing him in contrary to Aurangzeb. So that's why he adopted a pacifist policy, because the problem with Aurangzeb's regime is that, of course, it extended a lot. For all practical purposes, we can say that Mughal Empire was largest in terms of area under Aurangzeb only. But the problem is कि एक बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में कुछ लोगों के बारे में आप ये बात बोलते होंगे कि जैसे उनको थोड़ा ये लड़ाई धड़ाई में बड़ा कॉलेज वॉलेज में, स्कूल्स में होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोगों का कुछ ऐसा नेचर होता है कि वो बोलते हैं कि पैसा देकर लड़ाई खरीद ले। तो ऐसा ही कुछ औरंगजेब का भी एटीट्यूड था कि whatever area he already had, what he got from Shah Jahan, even if he had tried to manage that, it was a vast region, but he had this expansionist policy, okay, which costed him also, costed the empire also. Okay, we'll discuss all these points while we'll be discussing the causes of decline of the Mughal Empire, but right now I'm just giving a foundation to it. तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाली बात तो आपको मैंने बता ही दी। तो ये पेसिफिस्ट पॉलिसी उन्होंने रखी थी क्योंकि काफी सारे झगड़े मोल लिए थे औरंगजेब ने, राजपूत के साथ, ओके, मराठास के साथ। आपने सुना ही है इनफेमस वो कि शिवाजी को आगरा किले में बंद कर लिया था और वहां से फिर ही हैड टू ब्रेक द प्रिजन एंड रन फॉर हिज लाइफ। सो these are few things. So because of that he adopted a pacifist policy. Okay. Under this policy he released Maratha Prince Sahu. Maratha Prince Sahu, I guess 1669 से he was captive under Mughals. Okay, Aurangzeb kept him in captivity, तो उसको रिलीज किया। उसके अलावा बहादुर शाह वन ने राजपूत के साथ रिश्ते वापस से सुधारे। ओके, जो कि ड्यूरिंग औरंगजेब रेन, बिकॉज औरंगजेब जो था ही वाज अ बिगट। ओके, बिगट बेसिकली मींस कि वो बहुत ही फैनेटिक था और वो अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में रिलीजन का यूज करता था। तो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू अपीज हिज ओन व्हाट वी कैन से हिज ओन नोबल्स हु यूज्ड टू आस्क फॉर Islamic policies, to appease them, he discarded Rajputs completely, even imprisoned them, fought with them, killed them. And as we know through various cultural platforms that Rajput and Mughals had a sort of cordial relationship in history of our country. Okay, medieval history, like Akbar and other kings also, apart from Babur. All other kings later on, the great Mughals, most of them had Rajput princes as their wives, so they had cordial relationship. But Aurangzeb reversed it. Okay, he basically aloofed them. So Bahadur Shah I decided that let's make peace with Rajputs. Okay, why to make more enemies? Okay, now now apart from that he took action against Sikhs. Okay, in Punjab, what happened again when Sikhs saw after Guru Gobind Singh's death, killing basically, when they saw that centralized administration is getting weak, so they united under Banda Bahadur. Okay, and Misl उन्होंने Banda Bahadur के अंडर में they united and they rebelled against Mughal Empire. Okay, so उस rebellion को कर्ब किया बहादुर शाह वन ने, जिसमें कि of course he defeated Banda Bahadur but couldn't assassinate him. Okay, and even ये जो विक्ट्री भी थी ये लॉन्ग लिव्ड नहीं थी, ये ऐसी नहीं थी, ये क्रशिंग विक्ट्री नहीं थी। ओके, जो सिक्स थे they were able to emerge out of it and they kept disturbing or creating issues for Mughals even after that. Okay, which was later under Farrukh Siyar's emperorship it was resolved, but at this time
the defeated Sikhs. Okay, and as per some historians, okay, it is said that for all practical purposes, Bahadur Shah I was the last emperor. Okay, now why it is said so? Because if he was a weak emperor, we are going to know about other weak emperors also again. Why he was termed as the last emperor by the historians. So for that we'll go into depth later on, but I'll just give you a gist of it. The thing was, in his case, the way he became emperor was the same way in which his predecessors, means Aurangzeb, before that Shah Jahan, before that Jahangir, and all those also became emperor in this way only. Okay, and despite of declining nature of Mughal Empire, still Bahadur Shah I was able to conduct himself as an emperor. Okay, so that is why he is called the last emperor, because once we'll get to know about the coming up Mughal emperors, you will understand why he was called the last emperor and why not other ones were called true emperor in true sense. Okay, now moving ahead. Again, after the death of Bahadur Shah I, again war of succession started. It is a very common thing. I already explained it to you. So in that war of succession, Jahandar Shah emerged victorious with the help of Zulfikar Khan. Okay. Now it was quite a common practice among the princes who used to get into war of succession. They used to take help from mansabdars and nobles. Okay, it was quite natural for them to take their help in lieu of some benefits or profits once they become the emperor. They will promise them कि वजीर बना देंगे आपको, मीर बख्श बना देंगे, आपकी मनसबदारी बढ़ा देंगे, जात सवार जो है आपकी रैंक जो है वो बढ़ा देंगे, या आपको कहीं का गवर्नर बना देंगे, सूबेदार बना देंगे. इस तरह के प्रोमिसेस के साथ प्रिंस जो है वो जितने भी मनसबदार हैं, नोबल्स हैं, उनकी जो है उनका जो प्रॉमिस लेता था कि यू विल हेल्प मी, यू विल बी इन माय साइड इन द वॉर ऑफ सक्सेशन. सो इन Jahandar Shah's campaign, Zulfikar Khan, who belonged to Irani group of nobles, we'll study about the various groups of nobles later on, but right now you just keep that in mind. He was a Irani group of noble. Okay, and he helped Jahandar Shah to emerge victorious in the war of succession. Okay, now his reign again was very short-lived. Okay, let's not get into the years and all. Okay, basically get the gist of it. It is quite very small and not a very what we can say, not a very relevant reign. Okay, no major events happened. The Mughal empire was disintegrating. It was just like Dimak. अंदर से खा रही है, you don't get to know. Okay, और ज़्यादातर ये जो राजा थे, ये लोग, चूंकि ये लोग दूसरों की काफ़ी ज़्यादा मदद से अपने रेन पे आ पाते थे और वॉर ऑफ सक्सेशन जीत पाते थे, तो इनको काफ़ी कंसेशंस भी देने पड़ते थे. ऊपर से ये इतने मोटिवेटेड नहीं थे. ओके, तो मोटिवेटेड नहीं थे तो ये जितने भी राजा के जितने भी वो काम होते हैं अय्याशियों के, ये उन्हीं में दे यूज्ड टू बी बिजी. Okay, so this was one of the thing, and after that, after a short period of his rule, he was toppled by Farrukh Siyar. Okay, now this is very important. Now this is again a watershed event. Okay, just like 1707, it's a watershed event. That Farrukh Siyar was helped by Sayyid brothers. Okay, Abdullah Khan and Hussain Khan. Okay, but now Sayyid brothers, they hold a very important position in the history of Mughal Empire as well as the history of India, because they were the first nobles who were called kingmakers. Okay, now kingmaker is a very common term nowadays. अब तो we have democracy and elections भी आने वाले हैं, तो you all know कि kingmakers उन particular parties या उन particular नेताओं को कहा जाता है जो खुद कोई पर्टिकुलर कैबिनेट पोस्ट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के पोस्ट जो खुद एक्सेप्ट नहीं करते, खुद नहीं लेते हैं. मे बी वो शायद उनके पास दे डोंट हैव द नंबर्स फॉर इट, बट दे हैव दैट मच नंबर which will ensure ki who will be the king. Okay, it's
nowadays तो the kind of results, election results are coming, you will not be able to understand it, but the 1990 से जो फेज था उस टाइम पे किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी, मतलब मेजोरिटी से काफी दूर रहते थे वो लोग, खासकर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के बाद की बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पे दे यूज्ड टू फॉल शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी, लाइक ह्यूज मार्जिन, सो अ लॉट ऑफ पार्टीज यूज्ड टू कम टुगेदर एंड create government, okay, like SD Devgowda or Indra Kumar Gujral and these all, even Atal Bihari Vajpayee, these are premiers, these are prime ministers of India, they all were held by one or the another kingmaker, okay. Sometimes Mulayam Singh Yadav helped out, in some cases Communist Party helped to form government, whoever made, like Congress made or BJP made, that is not the point, but these particular terms are used for kingmakers. That kingmaker term comes from this particular nobles, the Sayyid brothers, okay. They were from the Hindustani group of nobles. I'll explain what is Hindustani group, what is Irani group and all, although it is like self-explanatory, but still I explain it later, okay. So they were held by Sayyid brothers. Now the difference between the help provided by Sayyid brothers and Zulfikar Khan is different, okay. The way Sayyid brothers helped Farooq Siyar and killed Jahandar Shah, it was quite different, because in that the person who was deciding what to do was not Farooq Siyar at all, okay. But in the case of Zulfikar Khan, at least Jahandar Shah could take the decisions, okay, what to be done, what not to be done and all these kind of things. That Jahandar Shah was the person at the center of the discussion, but here the Sayyid brothers completely turned it overhead, okay. They assumed the central position and made the Mughal emperor revolve around it, okay, just like solar system. So that is how this particular event is very important, and you all should keep in mind these who were the kingmakers, or among these who were the kingmakers, these kind of questions don't come, but still the relevance of them is very much important, which you will feel later on in the coming up topics which we'll be discussing, okay. Now moving ahead, there were some events in under Farooq Siyar's reign which is important to know. First one, Banda Bahadur was assassinated during his reign. He was captured, and apart from that, there is one very important event which I have noted here because I haven't mentioned the Banda Bahadur thing here. But the most important thing which Farooq Siyar did was 1770s Farman. Okay, because Farooq Siyar didn't have the what we can say administrative know-how. Okay, he was novice. Okay, वो उसका इंटेलेक्ट लेवल नहीं था एक एम्परर होने के लायक. ही हीडलेसली ग्रांटेड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. बिना सोचे समझे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने ट्रेडिंग राइट्स दे दिए विद अ लॉट ऑफ एग्जम्पशंस. ओके, और ये जो इवेंट था ये अगेन एक वाटरशेड इवेंट है, बिकॉज ये जो फरमान था, दिस ओनली लेड टू इवेंचुअली द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. ओके, द अदर थिंग्स ऑल्सो, बट दिस वॉज द वन थिंग, जब मतलब दिस वॉज द फर्स्ट लीवे गिवन टू देम एंड दे मेड फुल they took complete benefit out of it, and they made it possible, and eventually Battle of Buxar, Battle of Plassey, these all things happened, and eventually Britishers consolidated their empire, though they came for trading only. But looking at the condition of Indian polity at that point of time, they took benefit out of it and established themselves as the kings. Okay, so this is very important thing which happened under Farooq Siyar's reign. Apart from that, another thing which happened under Farooq Siyar was assassinated by So Farooq Siyar, eventually what happened, I just told you that Farooq Siyar was appointed or anointed. उसकी ताजपोशी जो है वो बेसिकली सैयद ब्रदर्स ने की थी. ओके, बट फारूक सियार और सैयद ब्रदर्स एक काफी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, काफी एफिशिएंट थे. उनके एफिशिएंसी के बारे में हम आगे जब उनके टॉपिक को स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे तब हम पढ़ेंगे. बट जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ इट, जस्ट गिविंग यू अ हिंट ऑफ इट,
that they were quite efficient. They were able to take care of all the irregularities which were happening at that point in time. औरंगजेब के डेक्कन कैंपेन के बाद कॉफर्स खाली हो गए थे, जो ब्रिटिश मुगल कॉफर्स थे वो खाली हो गए थे. बट डिस्पाइट ऑफ दैट they were able to recover a lot. They were taking care of whatever policies happening. They were making friendships with all the small princely states with which Aurangzeb and further other emperors created animosity because of their policies. So what happened that Sayyid brothers were running the Mughal Empire quite efficiently, but the problem was Farooq Siyar was a person of low intellect. Okay, he couldn't help it. So because of the tussle among the nobles, if some noble used to come to him and say, no, Sayyid brothers are taking benefit out of you, and you are the king and you should be making the decisions. Why are Sayyid brothers running the empire? So Farooq Siyar जो था वो कान का कच्चा था, तो वो उसको अफेक्ट करती थी ये बातें, और वो इन लोगों की बातों में आ जाता था, और वो बार बार फॉर नो good reason, just for the sake of creating problem, was creating problems for Sayyid brothers. तो इससे परेशान होके या इससे ऊब कर इवेंचुअली फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स ने असैसिनेट कर दिया. ओके, अब जब फारूक सियार को असैसिनेट कर दिया तो फिर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सैयद ब्रदर्स जो थे वो एक तरीके से मुगल एम्पायर के हेड बन गए. ओके, बिकॉज द थिंग इज कि उन्होंने 2 बार, एक तरीके से आप देखें तो 2 बार भी नहीं, आगे पता चलेगा 5 बार उन्होंने 5 एम्परर अपॉइंट किए अंडर देम. ओके, और इसमें पूरा कंप्लीटली उनका हाथ था. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड. एंड आफ्टर फारूक सियार दे अपॉइंटेड 3 मोर वेरी लेसर नोन एम्परर्स, और इवेंचुअली उन्होंने मोहम्मद शाह को अपॉइंट किया, जैसे कि बिकॉज ऑफ हिज अय्याशियां उसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं, बिकॉज वो he wasn't interested, he was not even given chance even by Sayyid brothers to take care of administration, because अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. तो फारूक सियार की हरकतें देखकर उन्होंने मोहम्मद शाह के केस में इतने ज्यादा कर्ब्स लगा दिए थे मोहम्मद शाह पे कि बस वो जो आपका क्या बोलते हैं फ्राइडे की जुम्मे की नमाज के टाइम पे बस जाना अलाउड था जत्थे में, अदरवाइज बाकी हर जगह एक पूरा एक टुकड़ी चलती थी विद मोहम्मद शाह टू सी कि वेयर ही इज गोइंग, व्हाट ही इज डूइंग. मतलब ही वाज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ फ्रीडम, दो ही वाज एम्परर ऑफ इंडिया. ओके, एज भी कम थी, 18 साल में ही वाज मेड द एम्परर. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो मोहम्मद शाह के अंडर में कुछ काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ठीक है, जिसपे कि हमें ध्यान देना जरूरी है. पहला तो ये हुआ कि मोहम्मद शाह ही वो एम्परर था जिसके अंडर में सैयद ब्रदर्स का एलिमिनेशन हुआ. अब नाउ व्हाई आई हैव रिटन एलिमिनेशन, बिकॉज द यंगर ब्रदर Hussain Khan was assassinated, and the elder Sayyid brother was basically poisoned in the prison. So that's why they were eliminated under Muhammad Shah only by Turani group of nobles. Again, these are again another group of nobles which we'll be discussing later on. Okay, अब और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी स्लाइड में, कि कुछ मुगल गवर्नर्स ने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए थे. तो वो भी इसी मोहम्मद शाह के रेंज में ही दे स्टार्टेड एक्चुअलाइजिंग, लाइक निजाम उल मुल्क सेट अप ऑटोनोमस स्टेट इन हैदराबाद. ओके, आसरदाई डायनेस्टी जो थी, चिन कुलीच खान वाज हिज नेम. Nizam ul Mulk was the title which he took upon or someone gave him. Sahadat Khan carved a state for himself in Audh. Okay, Burhan ul Mulk भी बोलते हैं सादत खान को, जो अवध, जो प्रेजेंट डे क्या अब तो उत्तर प्रदेश है, बट अवध का क्षेत्र तो अभी भी है. तो औध जो अवध वाला जो क्षेत्र है, वहां सादत खान ने वहां पर एक अपने लिए स्टेट बनाया. ठीक है, ये बेसिकली वहां के गवर्नर्स बनाए जाते थे. मुर्शिद कुली खान के निजाम उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान के केस में तो, या चिन कलीज खान के केस में तो ये हुआ था कि चिन कलीज खान निजाम उल मुल्क के केस में तो ये होता कि वो उसने डिसाइड किया कि ही विल गो टू हैदराबाद एंड डेक्कन में जाके ही एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट
state for himself. But in the case of Saadat Khan, he was basically given sent to Oudh governor as a punishment. But when he reached there, he thought ki nahi, this is the right thing for me, and I'll run Oudh area, whole the United Province area, UP, including Uttarakhand, with independently. Okay. Now again Murshid Quli Khan became virtually Murshid Quli Khan ने बंगाल का रीजन, अगेन जब मैं बंगाल बोल रहा हूँ तो उसमें बिहार और उड़ीसा भी आ रहा है, ठीक है, नीडलेस टू रिपीट इट अगेन, तो वो लिया। उसके अलावा इसी के मोहम्मद शाह के ही पीरियड में इनफेमस रेड्स हुए दिल्ली पे। एक तो बाजीराव वन, जो कि काफी सबसे फेमस पेशवा थे, सबसे एफिशिएंट, इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 39 बैटल्स है, 38 बैटल्स आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा ही फिगर है कुछ, उन्होंने 38 बैटल्स जीते। ही नेवर लॉस्ट एनी बैटल इन हिज लाइफ टाइम, एंड ही वाज अ मास्टर टैक्टिशियन, he was a master fighter. Okay, he himself used to lead his army. There is a very famous movie Bajirao Mastani made on him, though that movie is more about his romantic pursuits, but still in that a glimpse of his military acumen is shown. So that Bajirao one raided Delhi under Muhammad Shah only, and then the most infamous raid of Delhi, loot of Delhi happened, which was done by Nadir Shah. It was done under Muhammad Shah's reign only in 1739. Okay, and there are a lot of stories about Nadir Shah's loot, that he killed almost 30,000. There were no men left on the streets of Delhi. It was said about it is said about that particular raid by Nadir Shah. Okay, now मोहम्मद शाह जो है वो उसका आफ्टर हिज डेथ हिज सक्सेशन वाज डन बाय सम वेरी, मतलब ऑफ कोर्स मोहम्मद शाह अपने आप में एक इनएफिशिएंट रूलर था, और ये बात सही है कि उसके टाइम पे सैयद ब्रदर्स को असैसिनेट किया गया और एलिमिनेट किया गया, बट इसमें मोहम्मद शाह का कोई हाथ नहीं था। इसमें जो हाथ था, इसमें आपका निजामुल मुल्क का हाथ था। ये तुरानी ग्रुप से ये लोग बिलोंग करते, तुरानी ग्रुप ने प्लॉटिंग की थी, उन्होंने मारा था। तो मोहम्मद शाह वाज एनीवे इनएफिशिएंट, बट उसके बाद जो मुगल एम्परर्स आए वो और भी ज्यादा इनएफिशिएंट थे, और भी ज्यादा वीक थे। उनकी रिजाइम में तो अहमद शाह अब्दाली ने 9 टाइम्स, 7 और 8 और 9 टाइम्स दे इन्वेडेड इंडिया। ओके, दिल्ली आए, दे यूज्ड टू प्लंडर एवरीथिंग, और उन्हीं के टाइम पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ 1761 में। तो ये और भी ज्यादा वीक थे। ओके, मूविंग अहेड, इन्हीं दोनों जो लेटर वीक रूलर्स थे, इन्हीं के रिजाइम में इंडियन मुगल एम्पायर लॉस्ट पंजाब टू अफगान्स। ओके, अहमद शाह अब्दाली वाज एन अफगानी। ओके, दे लॉस्ट पंजाब प्रोविंस टू अफगान्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मराठा स्नैच्ड मालवा एंड बुंदेलखंड। जो मराठास थे वो उन्होंने मालवा और बुंदेलखंड रीजन जो था, जो कि एक मुगल प्रोविंसेस थे, देवर मुगल प्रोविंसेस, उनको भी छीन लिया फ्रॉम मुगल्स। ओके, नाउ शाह आलम टू, इसके बाद मतलब जो दो पीछे एम्परर आपको बताए जो फर्दर वीक थे, इसके बाद शाह आलम 2 बने थे राजा। ये अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बाद की बात है। तो ये जो बाद में शाह आलम 2 बने, ये तो इनकी तो ये हालत थी कि इनके टाइम पर और इनके बाद जो सक्सेसर्स थे वो एम्परर नहीं थे, मतलब नाम मात्र के लिए एम्परर नहीं रहे थे, वो बस एक कठपुतली थे, ईदर इन द हैंड ऑफ, डिपेंड करता सिचुएशन क्या है उस टाइम, कौन पावरफुल है। वो कभी तो अपने नोबल्स के कठपुतली थे, पपेट्स थे, या फिर कभी वो मराठास के पपेट्स थे, या फिर वो कभी इंग्लिश के पपेट्स थे, पर वो किसी न किसी के पपेट ही थे। अपना कोई भी सोवरेन उनका डिसीजन था ही नहीं। They were not sovereign, they were not monarch at all in any terms. Or this particular thing eventually led to the British conquest of Delhi in 1803. और उसके बाद तो आलम ये आ गया कि जो sovereigns थे, sovereign emperors थे, they were brought down to mere pensioners. उनके literally उनके भत्ते डिसाइड कर दिए गए थे, और एक सोवरेन रूलर को एक पेंशनर तक सीमित कर दिया गया था। उसके बाद के जो 1-2 मुगल एम्परर्स रहे, अकबर 2 एंड लास्ट वन बहादुर शाह जफर, ये तो
मतलब इनको एम्परर तो खैर इनके अपने जो कोर्ट के लोग थे बस वही बोल रहे थे, पालम तक इनका रूल था, इसके बारे में काफी कुछ शायरी वायरी भी है। तो ये इसके बाद तो खैर मतलब अभी तक की हालत इतनी खराब है, आगे तो खैर बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी और डिसइंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था बाय 1803। ठीक है, ओके। Now, as earlier I was discussing, you can see that in every particular Mughal rule, Mughal emperor's rule, you can see nobles. I was mentioning Hindustani noble, Turani noble, Irani noble. I was giving these terms. Okay. So, what was the relevance of these nobles in the Mughal Empire? Okay. तो बिफोर ये लेसर नोन, लेसर या फिर लेटर मुगल्स की बात करने के पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग ग्रेट मुगल्स। ओके, तो इन ड्यूरिंग ग्रेट मुगल्स व्हाट बेसिकली यूज्ड टू हैपन वाज दैट ये नोबल्स जो थे, ऑफ कोर्स दे वर वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम आल्सो। इनको मनसबदारी मिलती थी, इनके जात सवार डिसाइड होते थे, इनको अच्छी पेमेंट मिलती थी। ओके, एवरीथिंग वाज फाइन विद देम, बट they were kept as advisors. Okay, they couldn't dictate terms on the emperor. Emperor was sovereign. Okay, वो संप्रभुत्व था उसमें, वो खुद डिसाइड करता था क्या करना था। ऑफ कोर्स इन सबसे एडवाइस लेता था वो। ओके, और एक और बहुत स्टार्क डिफरेंस हुआ ग्रेटर मुगल्स और लेटर मुगल्स में, वो ये हुआ कि पहले क्या होता था कि जब कोई पर्टिकुलर प्रिंस वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ता था, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ही वॉज द सेंट्रल फिगर and he used to take help from the nobles. Okay, but later मुगल्स में क्या हुआ, जो nobles थे they became the central figure and उन्होंने मुगल सक्सेसर्स को, मतलब मुगल जो उनका खानदान है, उनके जो बच्चे हैं, उनको उन्होंने बैकड्रॉप में डाल दिया, उनकी हेल्प लेते थे और खुद वो अपने एजेंडा को आगे पुट फॉरवर्ड करते थे। तो ये केओस दिखाता है कोर्ट के अंदर और डिसेंट्रलाइजिंग फीचर दिखाता है। डिसेंट्रलाइजिंग in not colloquially good way of present times, but in a bad way, because in a monarchy, in a sovereign, for a sovereign monarch, decentralization is not a good thing to see, because आप history ancient से भी उठाएंगे तो जब भी you will find कि किसी भी particular administration का centralizing nature जो है वो कम हुआ है, तो वो एक साइन है, वो एक संकेत है कि अब ये पर्टिकुलर जो एम्पायर है इसका डाउनफॉल आने वाला है। ओके, ये कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, ये एक विशियस सर्कल है, ये जैसे ही आएगा या तो डिक्लाइन हो रहा होगा इसलिए ये होगा, या फिर ये होगा इसलिए डिक्लाइन प्रोसीड हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो ये एक पर्टिकुलर चेंज आ गया था इन द नेचर ऑफ मुगल नोबिलिटी। ओके, दैट मुगल नोबल्स केम इनटू द फोरफ्रंट एंड फॉर देम द वॉर ऑफ सक्सेशन वाज, एंड दे यूज्ड टू मेक इट पॉसिबल, लाइक सैयद ब्रदर्स, दे मेड इट पॉसिबल दैट the war of succession was decided who is going to win, who is going to be placed on the throne by them only. Okay, they used to curb the rights तो छोड़ो, खैर rights तो citizens के होते हैं, but the powers of the sovereign they used to curb it completely, used to overtake them and keep them in their own ambit. Okay, now later मुगल्स में काफी पावरफुल नोबल्स हुए। सैयद ब्रदर्स तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बट मुर्शिद कुली खान एंड निजामुल मुल्क और सादत खान, these all were nobles only, okay, of various groups. Okay, these all were nobles only and they became so powerful. कभी इनमें से कोई वजीर बनता था डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या रोल है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट एम्परर। कभी कोई वजीर, जैसे निजामुल मुल्क जो है वो वजीर बनाए गए थे ये दिल्ली के, मतलब मींस मुगल एम्पायर के, बट उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की भी। आफ्टर द assassination of Sayyid brothers, he was made wazir, okay, but when he tried to change the situation, economic situation of the empire, the emperor at that time, Muhammad Shah, was not that happy, and eventually he thought it's better I should move to Deccan and establish my own empire, which was later called Hyderabad. Okay, so these are few things which were quite evident at that point of time. Now let's talk about various groups of nobles. Okay, now the Mughal Empire, Mughal court had 4 groups of nobles, major 4 group of nobles: Turanis, Afghans, Iranis, Hindustanis. Now
See, Afghanis, of course, they were from Afghanistan. Iranis would be from Iran or Persia. Hindustanis, of course, Hindustanis were those nobles whose ancestors, forefathers came to India during Sultanate or from some other time, and they were born in India only. They were Indian born Muslims. Okay, so they were called Hindustani nobles. Okay, now Turanis were basically from Transoxania or Central Asia, basically. Central Asian nobles were called Turanis. Okay, these were four category of nobles. Now, what is important to be noted here is that these three foreign nobles, the group of foreign nobles, Turanis, Afghanis, and Iranis, they were the most important ones in the Mughal Empire. Okay, because of their nature of being foreigner, okay, they were given very higher posts. They were considered of a higher stature. It was a sort of racist thing also, because they used to consider Hindustani nobles, they used to downgrade them, that you are from here, you are not from the original place from where we all came. Okay, as you all know, Mughals came from Central Asia and Persia and all these places. So they used to mock Hindustani nobles, and they made sure that no Hindustani noble can ever get higher post in the administration. And this only, though we'll be covering up Sayyid brothers later on, but this only caused Sayyid brothers to take these drastic steps, that they made it they made sure that for almost 20 years Turanis, Iranis couldn't even raise a single limb. They couldn't do anything, because Sayyid brothers centralized their power so much that they were not able to do anything and not able to influence the Mughal court at all. Okay, so these were the four group of nobles which we saw earlier also. So these are the later Mughal nobility. Next we'll be discussing Sayyid brothers, but as of now I think that this particular session is going quite long, so we'll be covering the next part of it tomorrow, which will include some foundation like Sayyid brothers and some important thing, like, or they will also include the emergence of some regional powers like Jats, Rajputs, re-emergence, I must say re-emergence, Jats, Rajputs, Sikhs, okay, Rohilla Pathans, Rohilla and Bangash Pathans, and other these successor states like Hyderabad, Bengal and Oudh. We'll be discussing all these in detail, and later on we'll be discussing about the causes of decline, because see, once we'll understand all these things, it will be very easy for us to understand the causes of the decline of Mughal Empire. Okay, because in all these explanations, the reasons, the causes of Mughal Empire, I guess you are getting a clear picture as we are moving ahead about what could be the causes of the decline of the Mughal Empire. So, okay friends, we will be meeting tomorrow at the same time, 5 p.m. and we'll be taking care of the coming up topics. Okay, thank you.